तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग प्योर इतिहास के प्रश्न देखेंगे कि जो कि आपको 20 अंक दिलाने में मदद करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि स्पिनिंग जेनी क्या है, ठीक ना। स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये स्पिनिंग जेनी मशीन है क्या। देखिए मशीन का भी कुछ फोटो हमने आपको दे दिया है कि स्पिनिंग जेनी, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा और परीक्षा में आपको याद भी आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि स्पिनिंग जेनी क्या है, तो हम लिखेंगे कि स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है, ठीक ना। अगर हम बात करें स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, जेम्स हारग्रीव ने, ठीक। कब किया था, तो 1764 ईस्वी में, ठीक ना। कब किया था, 1764 ईस्वी में। इस मशीन का काम क्या था, तो ये मशीन क्या करता था, सूत काटने का काम करता था, ठीक ना। जैसे कि हम लोग गांधी जी का चरखा के बारे में देखे होंगे, गांधी जी का चरखा देखे हैं या फिर पढ़े हैं, तो वही जो गांधी जी का चरखा जो सूत काटता था, वही काम इस मशीन का भी था, ठीक ना। तो देखिए, तो ये मशीन क्या करता था, ये मशीन कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, ठीक ना। ये मशीन क्या कर दिया था, देखिए पहले क्या होता था कि एक चरखा को घुमाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन ये स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी तकलियाँ यहाँ पे लगी हुई है, जो कि एक व्यक्ति घुमा करके और कई सारी तकलियों को एक साथ क्या कर सकता था, घुमा सकता था। देखिए इससे कताई की प्रक्रिया तेज हो गई और मजदूरों की मांग इससे क्या हो गई, घट गई। अब जिस काम को करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि अगर 10 मशीन को चलाने के लिए जहाँ पे 10 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, अब 10 मशीनों को एक व्यक्ति अकेले 10 मशीन को चला सकता था। अब 10 मशीन को अकेले जब एक व्यक्ति चला सकता था, तो बाकी 9 मजदूर की आवश्यकता नहीं थी, तो लोग मजदूरों की जनसंख्या क्या होगी, कम हो गई, ठीक ना। तो देखिए यह मशीन मजदूरों की मांग को घटा दी और एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को क्या कर देता था, घुमा देता था, ठीक ना। बहुत सारी तकलियों को देख सकते हैं, बहुत सारी तकलियों को एक साथ एक व्यक्ति घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लग जाते थे, तो जिसके कारण से स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमले भी किए। जैसे आपका एक प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि बहुत सारे महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, तो आप उसका कारण भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो सूत काटने वाला मशीन था, जो कि एक व्यक्ति कई सारी तकलियों को घुमा करके और सूत काटता था, जिससे मजदूरों की जनसंख्या कम हो गई। अब लोगों का रोजगार छिन गया, तो जिसके कारण से लोग उस पर विरोध प्रदर्शन किए थे, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस प्रश्न पे कि स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है और इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे, तो जिसके कारण इसका विरोध भी लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में पूछा है, तो आप सिर्फ मशीन के बारे में ही इसका उल्लेख कीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ठीक ना। देखिए आपको जो भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तभी तो जाके हम फिर अगले वीडियो में इसको सुधार सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना करें, ठीक ना। आप देख सकते हैं जर्मेनिया का छवि और भारत माता का छवि दोनों में हमें तुलना करने की यानी कि अंतर पूछा गया है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1948 ईस्वी में जर्मन चित्रकार कौन थे, फिलिप वेट, नाम याद रखिएगा, जर्मन चित्रकार फिलिप वेट, जिन्होंने जर्मेनिया का चित्र प्रस्तुत किया, जर्मेनिया का चित्र को बनाया था। तो क्या लिखेंगे कि 1948 ईस्वी में जर्मन चित्रकार फिलिप वेट ने अपने राष्ट्र को जर्मेनिया के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। जर्मन को किससे प्रस्तुत किया, जर्मेनिया के नाम से। देखिए जब भी देखिए कोई चीज़ को प्रस्तुत करना रहता है, तो जब हम उनको जब महत्व देते हैं, तभी जाके हम उस पर एकजुट यानी कि लोग का संगठन बनाने का बनता है। अन्यथा लोग अपने अपने हित के बारे में अगर सोचते हैं, तो उस पर लड़ाई
कमज़ोर हो जाता है। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार से एक समय था कि फ्रांस भी क्या था, गुलाम देश था, ठीक ना। तो लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ ना कुछ एक मजबूत आधार की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आप अगर इस फोटो को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बलूत का पत्ता दिखेगा, ठीक ना। वे बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहने दिखाई पड़ती है, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि हाथ में बलूत है और बलूत का क्या कि पत्ता मुकुट पहने हुए, मुकुट पहने दिखाई गई है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का क्या था, प्रतीक था। अगर बात किया जाए जर्मन में वीरता का प्रतीक तो क्या है, बलूत का पत्ता क्या है, वीरता का प्रतीक था और उसको मुकुट पे धारण किए हुए दिखाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें भारत माता का, तो देखिए भारत में भी अरविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक कलाकारों ने भी भारत राष्ट्र को भारत माता के प्रतीक के रूप में दिखाया। यह एक चित्र में उन्होंने भारत माता को शिक्षा, भोजन और कपड़े देती हुई दिखाई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत माता की एक छवि दिया गया है, जिस पे आप देख सकते हैं कि अरविंद्रनाथ टैगोर ने यह प्रयास किया था कि यहाँ पे भारत माता को क्या क्या चीज़ प्रदान करते हुए दिखाया गया है। तो भारत माता यहाँ के लोगों को शिक्षा, भोजन और कपड़े देते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए जिस समय भारत क्या था, गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी था, यहाँ के लोगों के लिए भोजन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोगों के साथ बहुत शोषण किया था और उस समय यहाँ के लोगों को खाने का बहुत लाले पड़ा हुआ था, ठीक ना। तो उस समय ये दिखाया गया भारत माता का छवि के माध्यम से। देखिए एक और अन्य चित्र में हम देख पा रहे हैं, एक और अन्य चित्र है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भारत माता को अन्य ढंग से दिखाया गया है। अब अरविंद्रनाथ टैगोर के चित्र से बिल्कुल भिन्न है। इस चित्र में भारत माता को शेर और हाथी के बीच में खड़ी दिखाया गया है। यहाँ पे तो देखिए हाथी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत माता को शेर के ऊपर बैठी हुई दिखाया गया है, ठीक ना, दिखाया गया। और उसके हाथ में क्या है, त्रिशूल है। उसके हाथ में आप क्या देख पा रहे हैं, त्रिशूल देख पा रहे हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये भी भारत के वीरताओं का प्रतीक है कि अब भारत भी क्या है, आज़ाद होने के करीब पहुंच गया है, ठीक ना। भारत भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, भारत के लोग भी क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए, भारत भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये भारत माता के छवि के माध्यम से लोगों को बताया जाए, लोगों को एकजुट करने के लिए। देखिए आप पर्सनल लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते हैं या फिर आप अपने हित के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास लोगों को एक साथ एकजुट करने का एक जरिया था कि लोगों को एक नाम से जोड़ना, एक माँ के नाम से जोड़ना। माँ के लिए सब कोई लड़ना चाहता है, तो उसके लिए सबको जोड़ने का काम किया गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि भारत माता छवि और जर्मनिया का छवि का हम लोग इस तरह से चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में कारखानों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक ना, कि भारत में कारखानों का विकास किस प्रकार से हुआ था, इस पर एक छोटा सा टिप्पणी हमसे पूछा गया है। हम क्या लिखेंगे कि भारत में सबसे पहले कपास और पटसन के कारखानों की स्थापना हुई थी, ठीक ना। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले कौन कौन से फैक्ट्री का स्थापना हुआ, तो कपास और पटसन के कारखानों की स्थापना हुई थी। पहली कपड़ा मिल का अगर हम बात करें तो सबसे पहले कपड़ा मिल कब खोला गया था, तो 1854 ईस्वी में कहाँ पे, बम्बई में स्थापित किया गया था, ठीक है। आज मुंबई है, पहले वो क्या था, बम्बई था। तो हम लोग आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा कि सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, तो बम्बई में। और कब खोला गया, तो 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए 1864 में इनकी जनसंख्या कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। अब महज ही 10 साल के अंतराल में जनसंख्या 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई। और कपड़ा मिल के बाद 1855 में बंगाल में पटसन मिल की स्थापना की गई। आप याद रखिएगा कि 1854 में कपड़ा मिल का स्थापना हुआ और 1855 में पटसन मिल की स्थापना हुई। आप ये दोनों चीज़ में डिफरेंट जरूर याद रखिएगा। 54 में कपड़ा और 55 में पटसन। क्या करते हैं कि बच्चे कई बार क्या करते हैं, 54 लिख दिए और लिख दिए पटसन और बाद में कपड़ा। आप इसको याद रखिएगा कि 54 में कपड़ा मिल स्थापित हुआ था और 55 में पटसन का मिल स्थापित हुआ था। कहाँ पे, बम्बई में हुआ था कपड़ा मिल और बंगाल में क्या हुआ था, पटसन मिल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल।
फिर क्या लिखेंगे कि 1862 में बंगाल में ही एक और पटसन मिल स्थापित हुई। अगर बंगाल में अगर पहली पटसन मिल की स्थापना पूछा गया तो आप क्या लिखिएगा कि 1855 ईस्वी में, ठीक ना। और अगर पूछे कि बंगाल में दूसरी पटसन मिल की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1862 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। 1862 ईस्वी में बंगाल में ही एक और पटसन मिल की स्थापना की गई और उत्तरी भारत में 1860 कब 1860 के दशक में कानपुर में एलिगन मिल प्रारंभ हुई और एक वर्ष बाद अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल लगाया गया, ठीक ना। उसके ठीक एक साल बाद अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल लगाया गया और 1874 तक मद्रास की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्थान शुरू कर दिया था, ठीक ना। 1874 के आसपास में भारत में भी कताई और बुनाई का काम शुरू हो गया था यहाँ के उद्योगों में, ठीक ना, यहाँ के फैक्ट्रियों में। तो आप यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप याद रखिएगा तो आप यहाँ पे क्या याद रखिएगा कि पहला कपड़ा मिल कब खोला गया था, तो 1854 में, कहाँ पे, बम्बई में। और पटसन मिल कब खोला गया था, 1855 में, कहाँ पे, तो बंगाल में पटसन मिल पहले स्थापना की गई थी, ठीक ना। तो आप लोग ये मोटा चीज़ याद रखिएगा, बाकी चीज़ आप उसी से रिलेट करके आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाला नहीं है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का एक महान सेना नायक था, ठीक ना। आप नेपोलियन का बोनापार्ट का आप फोटो भी देख सकते हैं कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का एक महान क्या था, सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की, यानी कि जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और बाद में उसे 1804 में फ्रांस का एक सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक ना। इसे क्या किया गया, तो इसे 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट कब बना था, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो कब बना था, 1804 ईस्वी में, ठीक ना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को सम्राट घोषित किया गया था। तो उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाए गए आचार संहिता आज भी क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किए और बाद में उसे 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या किया गया, सम्राट घोषित किया गया था। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था आज भी विश्व में वो प्रसिद्ध है, ठीक ना। आप बस इतना मोटा सा लिख दीजिएगा, आपको परीक्षा में एकदम 3 में 3 अंक आपको कोई रोक नहीं सकता। 3 में 3 अंक आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक ना, 3 अंक, ठीक ना। तो आप 3 अंक के लिए प्रश्न पूछेगा, आप इससे ज़्यादा आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको कॉपी में तो बहुत सारा जगह दिया रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा भरना है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैविक युद्ध से आप क्या तात्पर्य है, या फिर जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं। जैविक युद्ध हम लोग कहते किसको है। देखिए जैविक युद्ध में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पौधे को मारने का उद्देश्य उसमें जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे जैविक आवेश अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यूरोपीय सेना ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए चेचक नामक कीटाणु का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था। आप जैसे चेचक, आप जिसको भारत में आज माँ के क्या बोलते हैं, माता वाला बीमारी जिसको माना जाता है, वही बीमारी क्या था, चेचक बीमारी था। तो देखिए जैविक युद्ध का मतलब हो गया कि दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए क्या किया जाता था कि उस पर बीमारी छोड़ दिया जाता था। जैसे आप लोग इस बात से तो भली भांति परिचित होंगे कि कुछ साल पहले कोरोना हुआ था। तो कोरोना बीमारी क्या था, कोरोना उसमें लोग हथियार से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बीमारी से लोगों को डराया गया, ठीक ना। और जिसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी क्या हो गई, नीचे भी आ गई। आप लोग सभी जानते होंगे कि उसी समय सभी का पढ़ाई भी कमज़ोर हो गया, सभी का, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया और बहुत सारे उसी समय का ये देन है कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा आगे तक विकास किए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको जैविक कारण से पूछा गया
है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जैविक युद्ध में किसी भी व्यक्ति या अथवा वस्तु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से उसमें क्या किया जाता था, जीवाणु अथवा विषाणु या फफूंद जैसे जैविक आवेश क्या कर दे संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग किया जाता था। ठीक ना, जब किसी उसके कोई भी देश के लोगों को अगर हम किसी प्रकार के नुकसान पहुंचा कर उसे मार देते हैं या फिर वहाँ के जानवरों को मार देते हैं, पहले क्या करते थे कि अंग्रेज लोगों ने लोगों को अपने बस में करने के लिए अपने यहाँ मजदूरी करने के लिए लोगों को मजबूर करने के लिए क्या करते थे कि जो गांव के जो किसान होते थे, गांव के किसान के जो बैल जो होते थे उनको ज़्यादा दाम देकर उससे क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। एक तो पहले बीमारी से लोगों के मवेशियों को मरा दिए, उसके बाद जो उसके पास जो बच गया उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके उससे क्या कर लेते थे, मवेशी खरीद लेते थे। अब जब बैल बकरी जब उससे खरीद लिए तो उसके पास अब खेती करने के लिए कोई भी बैल नहीं बचा, यानी कि हल चलाने के लिए कोई बैल नहीं बचा। अब वो खेती नहीं कर सकता है तो उसको जीवन चलाने के लिए उसको फिर अब क्या काम करना पड़ेगा, तो उसको मजबूर होकर के और अंग्रेज़ों के उद्योग में जाकर के काम करना पड़ जाता था। तो ये उन लोगों का एक तरीका होता था। तो वही है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय सेना ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए क्या किया था, चेचक नामक कीटाणु का उपयोग करके एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया था। ठीक ना, अब देख सकते हैं फोटो के माध्यम से भी कि लोग मास्क वगैरह लगा करके बैठे हुए हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इसका क्या कारण है, इसका कारण दीजिए। ठीक ना, कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर तख्ती की छपाई। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल बिताने के बाद इटली क्या हुआ, वापस लौटा। ठीक ना, वो देखिए अगर हम बात करें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर तख्ती छपाई मशीन का शुरुआत अगर कोई किया था तो 1295 ईस्वी में जब मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीनी में कुछ साल बिताने के बाद जब वो वापस लौटा तो वो चीन में ये चीज़ को पहले देखा था। ठीक ना, कि इस तरह से काठ में कुछ लिख करके इंक डाल करके उसको कॉपी में उसको पन्ना में क्या किया जा सकता था, छापा जा सकता था। तो देखिए वह चीन से वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर वो आया। सबसे पहले वो कहाँ देखा, चीन में देखा, और चीन में देखने के बाद उसको ये समझ में आया। जो आज हम लोग जो मोहर देख रहे होंगे कि मोहर क्या किया जाता था, कि मोहर क्या किया जाता है कि स्याही में ऐसे स्याही उस पर डाला गया और उठा करके कोई भी पन्ना में हम लोग डाल देते हैं तो वो मोहर हो जाता है। तो वही एक समय क्या था, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था। ठीक ना, उसके बाद इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगी और यह तकनीक बाकी देशों में क्या हो गया, धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब लोग इससे सीखने लगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापी जा सकती है और किताबों में गलत होने की संभावना इसमें क्या होती है, ना के बराबर होती है। यानी कि पहले आप जब अभी कुछ चीज़ें देख देख के लिखते हैं तो उसमें भी आप कई बार क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो जिसके वजह से मूल बुक से जो बाकी किताब है वो क्या हो जाता था, बिल्कुल अलग हो जाता था। तो इसलिए अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने लगे। और 1295 तक यूरोप के कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु छपाई वाली पुस्तकों को धर्म के विरुद्ध और सस्ती मानते थे। ठीक ना, अब इसको क्या मानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब देखिए अब जो पहले जो एक किताब लिखा जाता था, एक किताब लिखने के लिए लगभग 1-2 साल लगते थे। अब एक किताब क्या हो गया, आसानी से महीनों भर में किताब क्या हो जाती थी, छप करके तैयार हो जाती थी। तो ये काफ़ी क्या होती थी, सस्ती भी होती थी और लोगों को आसानी से यह किताब भी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक ना, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूरोप में मुद्रण कैसे आए। ठीक ना, यूरोप में ये जो मुद्रण है वो कैसे आए। तो देखिए यूरोप में मुद्रण का आगमन इटली के यात्री मार्को पोलो द्वारा हुआ था, जो कई साल तक चीन में रहने के बाद सन 1295 ईस्वी में इटली लौटा और इसके बाद कला इटली में और बाद में यह सारे यूरोप में क्या हो गई, फैल गई। फिर से वही प्रश्न आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आज हम लोग क्या
मंडा वगैरह में जाते हैं या फिर मेला में जाते हैं तो आप हाथ में जो मेहंदी गुदवाते हैं, मेहंदी जो लगवाते हैं, वो मेहंदी भी उसी का एक रूप है, वहीं से वो सीखा गया कला है, ठीक ना। तो वही मार्को पोलो का ही है, ठीक ना। मार्को पोलो जब वो चीन से लौटा तो फिर वो बाद में पूरे अपने देश में पहले उसको लेके आया और वहाँ से पूरे यूरोप में यह धीरे धीरे फैलते गया, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ठीक ना। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू जिसने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने जंगल में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया। जिस प्रकार से आप झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में जिस प्रकार से आप सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा को आप जिस प्रकार से जानते हैं, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में कौन थे? तो सीताराम राजू थे, ठीक ना। अल्लूरी सीताराम राजू जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों किसानों के बीच में आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जिस प्रकार से हम लोग झारखंड में हम लोग बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान मानते हैं, उसी प्रकार से अल्लूरी सीताराम राजू को आंध्र प्रदेश में पूजा जाता है। दरअसल ये भी एक बंधुआ मजदूर थे और ये बंधुआ मजदूर होने के साथ साथ ये वहाँ से भागने में सफल हुए थे, क्योंकि देखिए कोई भी जो भी बंधुआ मजदूर के रूप में एक बार जो बिक जाता था वो दोबारा कभी अपने घर वापस लौट नहीं पाता था, लेकिन ये वापस लौट गए थे, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आंदोलन छेड़े थे, ठीक ना। उसमें से एक आंदोलन क्या था? गुडेम आंदोलन, ठीक ना। चलिए क्या था? गोरिल्ला आंदोलन, है ना। गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि योहान गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण इतिहास में उसकी क्या भूमिका थी, इसका चर्चा करना है, ठीक ना। अब देखिए ये फोटो उसका है योहान गुटेनबर्ग का। तो योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था, ठीक ना। योहान गुटेनबर्ग क्या था? तो वो जर्मन व्यापारी का बेटा था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था, बचपन से। वो एक व्यापारी का बेटा है, तो व्यापारी उसका बाप व्यापार कर रहा है, तो आसानी से वो अपने बाप के साथ वो कहीं भी आना जाना कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ को देख रहा था, ठीक ना, देखते आया था। और बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीख ली, ठीक ना। कौन? तो योहान गुटेनबर्ग। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इंगित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। इसने अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया, जिसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था, जिसे घुमा करके प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। और गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए। ABCD का जो अक्षर है उसको 26 अक्षर इन्होंने बनाया, ठीक ना, 26, ताकि सबको घुमा घुमा करके एडजस्ट किया जा सके, ठीक ना। 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाया और जुगत लगाए कि उन्हें इधर उधर क्या किया जा सकता है, तो घुमा करके शब्द उससे बनाया जा सकता है। मान लीजिए अगर एक शब्द बनाना है हमको CAT कैट, ठीक ना, CAT कैट, तो हम क्या कर सकते हैं कि अक्षर को घुमा करके हम क्या ला सकते हैं? A, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद T। तो ये तीन शब्द से तीन अक्षर मिला करके एक शब्द बन गया। क्या बन गया? कैट बन गया। तो अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? छाप सकते हैं, ठीक ना, फिक्स करके। तो 26 अक्षरों की टाइप बनाएगी और जुगत लगाएगी कि उन्हें इधर उधर क्या कर सकते हैं? घुमा करके एक शब्द बनाया जा सके। और इसे मूल वेल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इस मशीन से जो पहली किताब छपी वो बाइबल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनने में लगभग 3 वर्ष का क्या लगा था? समय लगा था। 180 प्रतियां मतलब 180 पन्ना का किताब छापने में लगभग 3 साल का समय लगा था। और इस तरह गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन
क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में प्रतीक हुआ। देखिए अब जहाँ पे लोग पहले हाथ से लिखते थे, इसके बाद मोहर वाला सिस्टम आया, ठीक ना। इसके बाद इन्होंने टाइप वाला सिस्टम लगाया कि इससे अब आसानी से क्या हो सकता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें छापी जा सकती है, ठीक ना। एक बार आप शब्द को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद उससे आपको 50 किताब अगर छापने हैं तो 50 किताब आप एक बार पहला पेज आप उससे छाप लीजिए, फिर अगला पेज छापिए, फिर उससे अगले पेज की छापिए। तो इस प्रकार से आप एक बार शब्द को सेट करके आप कई सारे प्रतियां उससे निकाल सकते थे। तो इससे क्या हो गया कि टाइपिंग के क्षेत्र में क्रांति आ गया, ठीक ना। लोगों को अब आसानी से किताब उपलब्ध होने लगे, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया ही थी। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था। अगर हम बात करते हैं इटली और जर्मनी का, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी लगभग कितना भागों में टूटा हुआ था, तो 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग कौन कौन थे, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, ठीक ना। ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहता था, क्योंकि जर्मन का अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी। जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी, ऑस्ट्रिया थी, ठीक ना। सबसे बड़ी अगर बाधा का कोई कारण था तो वो कौन था, ऑस्ट्रिया जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था, ठीक। तो अगर हम लोग आंसर में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से अब एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक ना। किसका भूमिका था, तो ऑस्ट्रिया का, ठीक ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी, और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक साथ एकीकरण उसका संभव हो सके। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एकीकरण से पहले जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में टूटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। तो ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहते थे, ठीक ना। जर्मनी को दोनों ही चाहते थे, कौन कौन, ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों ही अपनाना चाहते थे, ठीक ना। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहती थी, क्योंकि जर्मन के अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया उसको अपने अधीन में लेना चाहता था। तो इसीलिए अगर सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी थी, तो किसकी थी, ऑस्ट्रिया की थी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वही छपाई खाना से लेकर कि गुटेनबर्ग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोप में उत्पादित नई पुस्तकों की मुख्य विशेषता क्या क्या थी, ठीक ना। गुटेनबर्ग प्रेस के आविष्कार होने के बाद यूरोप में उत्पादित पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए मुद्रित पुस्तक के रूप में रूपरेखा और साज सज्जा हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूर्णतः मेल खाते थे। मतलब जो हाथ से लिखे हुए जो किताब होते थे उसमें जो वर्ड लिखे जाते थे उसके साथ यह भी क्या होती थी कि पूरी तरह से उससे मैच खाते थे। यानी कि लोग इसको खरीदने के लिए मतलब खरीदना चाहे तो आसानी से खरीद करके वही चीज़ इससे पढ़ सकते हैं जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों या फिर हाथ से लिखी हुई पुस्तकों में जो होता था। देखिए धातुएं अक्षर हाथ की सजावट शैली का अनुकरण करते थे और चित्र पर प्राय रंगीन चित्र दिखाए जाते थे, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे जो फोटो जो बनता था यानी कि जो किताब जो छपता था उसमें रंगीन कलर का भी होता था, जिससे लोगों को और ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता था। देखिए हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी। जैसे आप देखते हैं आप इस प्रकार के जब आप कोई भी कॉपी लेते हैं या किताब लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका ये जो मार्जिन लाइन है, ठीक है ना, ये जो आप साइड में जो जगह छोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन लाइन। और उसी को अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं, हाशिया, ठीक ना, हाशिए पद।
तो यहाँ पर क्या होता था कि फूल और पत्ता का डिजाइन बना हुआ होता था, ठीक ना, जिससे ये और भी ज़्यादा क्या लगता था, आकर्षक और सुंदर लगता था, ठीक ना। तो अमीरों के लिए निर्मित पुस्तकों के छपे पृष्ठ पर हाशिए की जगह बेल बूटे के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। अब जो अमीर लोग जो होते थे वो अपने अनुसार से यहाँ पे डिजाइन तय करवाते थे, ठीक ना। जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि हाशिए जगह पे यानी कि जो मार्जिन लाइन है वहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 10 हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये हम अपने से किए इसलिए हम यहाँ पे लिख पाए। तो उसी प्रकार से जो अमीर लोग होते थे वो अपने अनुसार से डिजाइन तय करवाते थे, ठीक ना, कि डिजाइन में वो लोग जो चीज़ चाहते थे उस तरह से वो लोग छपवाते थे। तो देखिए खरीदार अपनी सोच के अनुसार डिजाइन और रंग स्वयं तय करके उसे संवार सकते थे, ठीक ना। जो भी खरीदार होते थे वो सोच समझ करके उस अपना डिजाइन चूज करते थे और उसको छपवाते थे। तो ये चीज़ तो उसका बेनिफिट था। चलिए, तो जब लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि मुद्रित पुस्तक के रूपरेखा और साज सज्जा हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूर्णतः मेल खाते थे, ये हम लोग पहला देंगे। फिर दूसरा विशेषता क्या लिखेंगे कि धातुएं अक्षर हाथ की सजावट शैली का अनुकरण करते थे। और तीसरा कि चित्र पर प्रायः रंगीन चित्र दिखाए जाते थे, ठीक ना, और हाशिए पर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते थे। अमीरों के लिए निर्मित पुस्तकों के छपे पृष्ठ पर हाशिए की जगह बेल बूटे के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी, जो कि अपने सोच अनुसार से वो लोग डिजाइन इसका तय करवाते थे, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक ना। क्या पूछा है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो लिखेंगे क्या कि प्रथम विश्व युद्ध की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध पूर्व पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रिया में गेहूं की उपज में अचानक क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। गेहूं की उपज में अचानक क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण अनाज के दाम गिर गए और ग्रामीणों की आय क्या हो गई, कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में धीरे धीरे क्या हो गए, डूब गए, ठीक ना। किसान और ज़्यादा कर्ज में क्या होते गए, डूबते चले गए, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों की नियुक्ति किया था, इसकी व्याख्या करें, ठीक ना। कि भारत में जो बुनकर थे उन पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजों ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी। तो देखिए 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक ना। कब, तो 1764 ईस्वी के युद्ध के बाद। तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। उसके लिए उसने गुमास्ता की नियुक्ति की, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने गुमास्तों की नियुक्ति की। तो इन गुमास्तों को अनेक प्रकार के काम सौंप गए। कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियुक्त की, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था, ठीक ना। जिन्हें क्या कहा जाता था, तो जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ये गुमास्ते बुनकरों को कर्ज देते ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सके, ठीक ना। तैयार माल वो उन्हीं व्यापारियों को बेचेगी जिससे वो लोन लेती थी, ठीक ना। जिससे जो जिसको पैसा देते थे वो माल भी उसी को सप्लाई करते थे, ठीक ना। इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो गुमास्ते ही बुनकरों से तैयार माल को इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचाने का काम करते थे, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद है।